Hello and good morning to all my dear students. Welcome to the online class of Business Studies. In our previous class, we have taken a revision of industrial part. We have taken a revision on primary, secondary and tertiary industry. Today we are going to revise the part 2 of business activities, that is commerce. हम पढ़ेंगे what is the meaning of commerce, what are the functions performed by commerce and what are the two categories of commerce. Commerce is basically related with distribution of goods and services. मेन काम कॉमर्स में है गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सब कुछ है। कॉमर्स के दो ही पार्ट है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जिसमें ये एड्स टू ट्रेड पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर ही है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें एड्स टू ट्रेड के अंदर आती है। और ट्रेड की अगर मैं बात करूं, ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स दो तरीके से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के भी टू पार्ट्स, एक्सटर्नल के भी टू पार्ट्स। इंटरनल ट्रेड डिटेल में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। आपकी बुक का 9th चैप्टर का नाम ही इंटरनल ट्रेड है और आपकी बुक के 10th चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम आगे फर्दर चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड 2 टाइप्स का, रिटेल एंड होलसेल। एक्सटर्नल 3 टाइप का, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट। अभी डिटेल में करना शुरू करने से पहले देखिए, जहां से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस पार्ट को डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक एवरीवन, कॉमर्स एंड द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी स्ट्रीम कॉमर्स है ना, आपने क्या ऑप्ट किया है, कॉमर्स स्ट्रीम। आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स है क्या और कॉमर्स के अंदर कौन कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और कौन कौन उन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में जो जो चीजें आपकी हेल्प करेंगी, जो जो एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होंगी, वो सभी एक्टिविटीज आएंगी कॉमर्स के अंदर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल these goods reach the ultimate consumer। जब तक मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा ही नहीं, तब तक प्रोडक्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं और वो सारे काम कॉमर्स में होते हैं। नाउ हैव अ लुक, जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की, तो कॉमर्स अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉमर्स। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और कॉमर्स की कौन कौन सी ब्रांच सॉल्व करती है, ये देखिए। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस वर्ड का मतलब है प्रॉब्लम, रुकावट या बाधा। तो एक प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर को नहीं पता कौन लोग मेरे गुड्स खरीदेंगे और कंज्यूमर को नहीं पता कि कौन ये सामान बनाता है। आपने आज सुबह जब ब्रश किया होगा तो आपको थोड़ी पता है कि टूथपेस्ट बनाया किसने, आपको थोड़ी पता है ये ब्रश किसने बनाया है, नहीं पता ना। उसी तरीके से जो कंपनी है उसने जब बनाया तो उसको थोड़ी पता है कि इसको आप यूज करने वाले। तो दो ग्रुप होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जिनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता। कॉमर्स का ट्रेड सेगमेंट इन दोनों ग्रुप्स को लिंक करवाता है। आपको याद रखना है, पर्सन और पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ट्रेडर। 1 मार्क में पूछेंगे विच ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली ब्रांच होती है ट्रेडर्स। दूसरा देखिए, अब प्लेस की प्रॉब्लम है, गुड्स बन कहीं रहे हैं और कंज्यूमर्स कहीं और स्कैटर्ड है ना। आप देखिए जो टी आपके घर पे आ रही है, चाय पत्ती आ रही है, वो चाय की पत्ती बीकानेर में तो नहीं बनी है, वो तो कहीं और बनी है। तो वहां से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट बना है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सारा काम कॉमर्स में होता है। तो प्लेस की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्ट। आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद देखिए टाइम की प्रॉब्लम है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो पूरे साल बनते हैं पर कंजप्शन पर्टिकुलर सीजन में होता है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं पर कंजप्शन पूरे साल होता है।
तो ऐसे में उन गुड्स को जब वो डिमांड में नहीं है, बन गए हैं पर अभी कंज्यूमर को नहीं चाहिए, उनको स्टोर करके रखा जाएगा। और ये सारी स्टोरिंग होती है वेयर हाउसिंग में। गुड्स को स्टोर कहाँ करके रखा जाएगा? वेयर हाउस में। ठीक है, तो गुड्स को सेफली रखने के लिए वेयर हाउसिंग ब्रांच है कॉमर्स की, जहाँ गुड्स को सेफली रखा जाता है और प्रॉब्लम ऑफ टाइम को सॉल्व किया जाता है। तो आपको पूछ ले विच ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, तो टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व करता है वेयर हाउस। अब एक दिक्कत आती है एक्सचेंज की, पैसा कैसे आएगा, एक्सचेंज कैसे करेंगे, गुड्स की डीलिंग कैसे करेंगे? तो डीलिंग सारी करेंगे मनी से, और मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बैंक। तो बैंकिंग सारा कॉमर्स में आता है, और बैंकिंग ब्रांच जो है वही हमें एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फिर रिस्क, रिस्क से कौन बचाएगा? इंश्योरेंस। हमें बहुत तरीके की रिस्क बियर करनी पड़ती है जब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इस रिस्क से प्रोटेक्शन देने के लिए बना है इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स। फिर एक प्रॉब्लम आती है, कंज्यूमर को नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में कौन बना रहा है, तो उसको अवेयर करने के लिए आया एडवर्टीजमेंट, जिसने हमें बताया मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है और किस किस रेट पे अवेलेबल है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कॉमर्स के। 6 प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, जिसको ट्रेडर सॉल्व कर देता है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, इसको ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करता है। प्रॉब्लम ऑफ टाइम को वेयर हाउस, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज को बैंकिंग, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क को इंश्योरेंस, और प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज को एडवर्टीजमेंट। ये कॉमर्स की 6 ब्रांचेस है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। हैव अ लुक एवरीवन, कॉमर्स के फंक्शंस कर लिए थे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। गिव मी अ सेकंड, just give me a second everyone. Yes, have a look everyone. Commerce can be divided into 2 broad categories, trade and aids to trade. Trade क्या होता है? Trade is simply buying and selling of goods and services. जब गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल किया जा रहा है, मैं गुड्स को परचेज कर रही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग द कमोडिटी, तो इसी को ट्रेड कहेंगे। गुड्स को परचेज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट इन द मार्केट, तो इसको ट्रेड कहेंगे। ट्रेड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कमोडिटी को पहुंचाता है। अब ट्रेड 2 टाइप्स का, इंटरनल, जब इंडिया के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है तो ये इंटरनल ट्रेड है। विद इन आवर नेशन अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो इसको कहेंगे इंटरनल ट्रेड। विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, इसका दूसरा नाम है होम ट्रेड। सभी बच्चों को समझ में आया ना? इंडिया के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, इंडिया से ही परचेज करना और इंडिया में ही सेल करना, इसका मतलब है इंटरनल ट्रेड। 2 टाइप्स के होते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल ट्रेड में मैं मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करती हूँ और इन गुड्स को अलग अलग रिटेलर्स को या फिर कस्टमर्स को सेल करती हूँ। जनरली होलसेलर एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील करता है, उसके पास उस प्रोडक्ट का लार्ज स्टॉक होता है, वो मैन्युफैक्चरर से कैश में परचेज करके आगे रिटेलर को क्रेडिट पे सेल आउट कर देता है। ये होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड डिटेल में आएंगे आपके चैप्टर नंबर 9 में, अभी तो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। फिर रिटेल ट्रेड, जब स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है तो उसको रिटेल ट्रेड कहा जाता है। रिटेलर वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करता है। फिर एक्सटर्नल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इट मींस बाइंग एंड सेलिंग बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट। हमने इंडिया के बाहर कुछ सेल किया तो वो एक्सटर्नल ट्रेड है। इंडिया के बाहर जाके अगर कुछ सेल कर रहे हैं या इंडिया के बाहर से कुछ परचेज कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल ट्रेड है। इसके 3 टाइप, एक्सपोर्ट सेलिंग द गुड्स टू फॉरेन कंट्री, इंपोर्ट परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, री एक्सपोर्ट परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग गुड्स टू अनदर फॉरेन कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, कौन क्या पूछ रहे हैं? मैम फर्स्ट नंबर पॉइंट फिर से समझो। फर्स्ट एक्सपोर्ट वाला पॉइंट। यस मैम। यस बेटा, एक्सपोर्ट मींस सेलिंग द गुड्स टू एनी फॉरेन कंट्री। मैं अगर इंडिया के कुछ गुड्स जापान में सेल कर रही हूँ तो ये एक्सपोर्ट है, और जब मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो मेरी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। बीकाजी के भुजिया एक्सपोर्ट होते हैं ना, बीकानेर में बीकाजी जो है भुजिया एक्सपोर्ट भी होता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है दूसरी कंट्री में सेल करना, और हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करते हैं जो हमारे देश में नहीं बनी है बट हम कंज्यूम करते हैं।
तो वो है इम्पोर्ट। और एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है हमने कहीं और से इंपोर्ट किया ताकि हम कहीं और एक्सपोर्ट कर सके। हमने इंपोर्ट किया गुड्स ताकि हम उन्हीं गुड्स को आगे क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो जब हम होम कंजप्शन के लिए गुड्स मंगवाते हैं तो वो तो इंपोर्ट है, लेकिन जब हम कहीं और बेचने के लिए गुड्स मंगवाते हैं तो वो है एंट्री पोर्ट या री एक्सपोर्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे देखिए, एड्स टू ट्रेड, ये वो चीजें हैं जो ट्रेड को इजी बनाती है। गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग को इजी बनाने वाली सारी चीजें आती है एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये एड्स टू ट्रेड कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लेस की प्रॉब्लम को, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को। बैंकिंग और फाइनेंस, हमें जो भी फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इंश्योरेंस, हमें रिस्क से बचाने के लिए। वेयर हाउसिंग, हमारे गुड्स को स्टोर करने के लिए। और एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये 5 एड्स टू ट्रेड है जो हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से बनेंगे। बस बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन हो गया। लास्ट पार्ट आपका चैप्टर का है बिजनेस रिस्क। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारा रिस्क फेस करना पड़ता है। रिस्क का मतलब है चांसेस ऑफ लॉसेस और नो प्रॉफिट। मैं सोच रही हूँ कि मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, अब एक्चुअली मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मुझे तो लॉस हो गया, या मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ कम प्रॉफिट हुआ। एक्सपेक्टेशन से कुछ कम प्रॉफिट हुआ तो इसको कहेंगे बिजनेस रिस्क। probability of loss or inadequate profit due to uncertainty, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से मुझे जो लॉस होने के या मुझे जो कम प्रॉफिट होने के चांसेस है, इन चांसेस को ही बिजनेस रिस्क कहा जाता है। किसी को रिस्क के मीनिंग में कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। रिस्क हर बिजनेस का असेंशियल पार्ट है, बिना रिस्क के बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहेगी, चांस ऑफ इनकरिंग लॉस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। या तो लॉस होने के चांसेस, या जितना मैंने सोचा था उसके कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट अगर मुझे हो रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस के कंपैरेटिवली मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों बिजनेस रिस्क है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क के नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, फर्स्ट से फोर्थ तक पॉइंट समझते जाइए, बहुत सिंपल है। पहला, रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। हमें रिस्क क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, कभी भी एम्प्लॉय मुझे चीट करके जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी होने के चांसेस है, इसलिए मुझे रिस्क फेस करना है। अगर सारी चीजें सर्टेन हो, सब कुछ पता हो कि कल क्या होने वाला है, तो कोई रिस्क रहेगी ही नहीं। रिस्क तो तभी है ना जब हमें चीजें नहीं पता। दूसरा, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिना रिस्क के बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक एसेंशियल पार्ट रहेगा बिजनेस रिस्क। बिना बिजनेस रिस्क के बिजनेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। दिस वन इज इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट ऑल्सो। ये कह रहे हैं कितना रिस्क फेस करोगे, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के नेचर पे और साइज पे। किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो? किसी की फैमिली वालों की ग्रोसरी शॉप है क्या, या जनरल स्टोर? ग्रोसरी शॉप और जनरल स्टोर है किसी के फैमिली मेंबर में से किसी का? यस मैम। यस। तो पूजा बताइए, क्या कोविड-19 में डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा? यस मैम। लो हुई थी क्या? नो मैम, मैम कुछ तो ना ऐसी डिमांड थी कि ना मैम, कुछ तो ज्यादा बढ़ गई थी और कुछ ऐसी थी कि ना जो कम हो गई थी। बिल्कुल, जनरली कुछ ज्यादा बढ़ी थी तो हमारी अर्निंग पे खास इम्पैक्ट नहीं हुआ था। यस जानवी? मैम डिमांड कम हो गई थी, कौन सी चीजों की? नेसेसिटीज की थी, लेकिन बाकी कुछ जो लोग कम यूज करते हैं उसके कम हो गए। प्रॉफिट या लॉस पे इम्पैक्ट हुआ क्या?
जितना बाकी सबको हुआ नो मैम, इतना नहीं हुआ। इतना नहीं हुआ ना, क्योंकि एसेंशियल आइटम्स की तो डिमांड थी। तो देखिए यहाँ पे ये आपको यही बताना चाहते हैं आप कैसा और किस चीज का बिजनेस कर रहे हो उस पे रिस्क। जनरली अगर आप मेडिसिन का और फूड ग्रेन्स का बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क बहुत कम है, लेकिन अगर आप फैशन आइटम्स का रिस्क कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा है, बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा। कपड़ों की डिमांड कम हो गई थी, फुटवेयर्स की कम हो गई थी, शॉप्स बंद पड़े थे, लेकिन फूड ग्रेन्स की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए, दवाई और खाना पीना हमेशा चलेगा, तो वहां रिस्क कम। और अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क कम। लास्ट पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर मैं रिस्क बियर करूंगी तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से भी बिजनेसमैन रिस्क को बियर करता है। नाउ 4 कॉजेज ऑफ रिस्क। कुछ रिस्क होते हैं नेचुरल रीजंस की वजह से, अचानक से नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो मुझे कुछ रिस्क फेस करना पड़ सकता है। फेमाइन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, ये सारे हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क जो मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ ह्यूमन कॉजेज होते हैं, मेरा एम्प्लॉय चीटिंग कर दे मेरे साथ, मेरा जो लेबर है वो क्या कर दे, धोखा कर दे, स्ट्राइक पे चला जाए, चोरी कर ले, या फिर मेरे बिजनेस सीक्रेट्स को लीक कर दे, तो इन सब से भी मुझे लॉस हो सकता है। तो ह्यूमन कॉजेस भी होते हैं रिस्क के। इसके अलावा रिस्क के होते हैं कुछ इकोनॉमिक कॉजेस। मार्केट, जैसे अभी कोविड-19 ने इकोनॉमिक कॉजेस क्रिएट की, मार्केट में फैशन का बदल जाना, कंज्यूमर की डिमांड का, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस का बदल जाना, ये सब जब बदल जाते हैं तो ये इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल चेंज होना, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ होते हैं फिजिकल कॉजेस, जैसे मेरी एसेट डैमेज हो गई तो ये एक फिजिकल कॉज है, एसेट की डैमेज होती ही मेरा प्रोडक्शन लो हो जाएगा, और प्रोडक्शन लो हो जाएगा तो मैं प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगी। तो ये बिजनेस रिस्क भी हमने पढ़ लिया। बिजनेस रिस्क के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, 4 important characteristics of business risk, and then 4 causes of business risk. That's it. ये इतना ही हमें पढ़ना है। Okay everyone, so we have completed the revision of chapter 1. अब इसमें बस हिस्ट्री वाला पोर्शन बचा है जो हम आराम से पढ़ेंगे। Till that you are required to prepare this chapter up to this part. Have a nice day. Enjoy yourself.